वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा जी, स्कूल में किस किस ने थिएटर किया? कौन था ड्रामेबाज? मेरी तरह ड्रामे करता था और फिर सारी जिंदगी ड्रामे ही करते चले आ रहे। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस किस ने शौक था एक्टिंग का, थिएटर करने का, लेकिन नहीं कर सका, है ना जी। अम्मी अब्बा ने डाल दिया कि जाओ ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, जिंदगी के झमेले, और जो है उन्होंने आपको अपने करियर में डाल दिया और ये शौक आपके अंदर ही रह गया। क्या अदाकारी सीखी जा सकती है? थिएटर क्यों जरूरी है? स्कूल कॉलेज में थिएटर करना क्या वक्त का ज़िया नहीं है? अरे भाई, पढ़ाई में दिल लगाओ, नंबर अच्छे लो ताकि आगे करियर अपना सको। ये सारी वो बातें हैं जो आज हम सफ़ीरुल्लाह से करेंगे, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो स्ट्रीट थिएटर से किया बहुत साल, लेकिन अब इस्लामाबाद में मुकीम है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को और बुजुर्गों को और बच्चों को एक्टिंग और थिएटर की कोचिंग देते हैं। अमेरिका में भी अपने थिएटर के हवाले से, अपने करियर को परस्यू करने के हवाले से गए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ सफ़ीर के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। सफ़ीर, आपसे मेरा पहला इंटरेक्शन तब हुआ था जब मैंने इनको देखा कि ये कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, शायद उन्होंने अदाकार नहीं बनना, लेकिन ये उनको कोच कर रहे थे और उनके अंदर से ऐसा यूनिक परफॉर्मर निकाल रहे थे कि मैं तो हैरान रह गया। तो ये गुर क्या है? इसका मतलब हर एक के अंदर अदाकार है? मैं तो यही समझता हूँ। ये बहुत डिबेट होती है कि बाय बर्थ होते हैं तमाम आर्टिस्ट, या ये कि वो सीखा जा सकता है या नहीं। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि टैलेंट तो होता है हर किसी में, उसको थोड़ा पॉलिश करने की, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करके ज़रा निकाल के चमका के सामने लाने की ज़रूरत होती है। तो एक्टिंग क्लास में हम एक्चुअली, एक्टिंग कोचिंग में हम इस पे ही काम करते हैं कि अच्छा किसके अंदर क्या है और उसे कैसे निखारा जा सकता है, कैसे सामने लाया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ कि पूरी कोचिंग के बाद 1 महीने की या 1.5 महीना जो भी आपका कोर्स होता है, उसके बाद आप कहें कि भाई ये तो जैसा आया था वैसे का वैसा है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, दिलचस्प बात ये, मैं कल भी मैं पेशावर में था और मैं एक वर्कशॉप करवा रहा था थिएटर के हवाले से ही। तो उसमें भी मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं ड्रामे डायरेक्ट करते हुए, और मैंने ज़्यादातर, बल्कि मतलब 99% जिन लोगों के साथ काम किया वो ऐसे लोग होते हैं जिनका पहले कोई एक्सपोजर नहीं होता एक्टिंग का। तो उनको मैं ये बता रहा था कि इस अरसे में मैंने 50-60 प्लेस तो डायरेक्ट किए होंगे और मैंने कभी किसी एक्टर को रिप्लेस नहीं किया कि इसे आता नहीं है। अच्छा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर मैं उससे नहीं करवा, यानी वो बच्चा एक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसमें कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे समझा नहीं पा रहा कि उसने क्या करना है। यानी हर कोई अदाकार है, बिल्कुल, चाहे वो किसी टेलीकॉम कंपनी में बहुत बड़ा कोई अफसर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो पुलिस में हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर कोई एक्टिंग कर सकता है। करते हैं भाई, कर सकता है का सवाल नहीं है, हम सब करते हैं। आपको मैंने एक्टिंग करते हुए देखा है रियल लाइफ में। मैं आमतौर पे वैसे ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बता के ड्रामा करते हैं। आप सारे लोग बताए बगैर ड्रामा करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, क्या स्कूलों कॉलेजों में हमारे वक्त में तो अदाकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, टैबलोज पे, वो क्या होता है जी, डिबेट कॉम्पिटिशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक। क्या ये वक्त का ज़िया है आजकल के तनाज़ुर में? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ ये होता जा रहा है बहुत। एक तो ये जो नंबर्स के हवाले से ना, और परसेंटेज इतनी 99%, और यानी ये हमारे दौर में तो पॉसिबल ही नहीं होता था। हम तो 60% समझा जाता था कि बहुत हाई अचीवमेंट है। इस सारे में ये हो रहा है कि बच्चे बहुत बुकवर्म टाइप, और बहुत उनकी ज़िंदगी महदूद हो गई है। वो किताब और सिलेबस और उससे बाहर निकल नहीं रहे हैं। और ये बच्चे जब बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इनके सोशल स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। इनको नहीं पता कि लोगों के साथ निगोशिएट कैसे करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। और आपने बहरहाल एक सोसाइटी के अंदर रहना है। आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ आपके साथ 50 लोग होंगे दफ्तर में, आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, और ये आपने नहीं सीखा है, सो आपको ये पता नहीं है। आपने सोशलाइज़ करना नहीं सीखा है, सो आप एक कोने में पड़े रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते।
उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, मेरी अपनी पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को भी हम थिएटर के हवाले से मैं ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि इसमें जो चीज़ आप सीखते हैं और जो आपको बाकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है, वो ये कि आपको ये समझ आता है कि हर चीज़ के कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जब हम एक सीन को एनालाइज करते हैं, उसमें दो कैरेक्टर्स हैं और एक कुछ करना चाह रहा है, दूसरा कुछ और करना चाह रहा है, और उस वक्त जब बैठ के वो हम एक्टर्स और डायरेक्टर बैठ के डिस्कस करते हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और उनके मोटिव्स क्या हैं, ये क्यों ये करना चाह रहे हैं, ये कैसे होता है। तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने बाद में ये कहा कि हाँ, ये सारे स्किल्स जो चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं, एनालाइज करना एक कैरेक्टर को और उसके मोटिव्स को, ये रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। और कई एक ने मुझे ये फीडबैक बाद में दिया कि उनके अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने दफ्तर में अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अब वो उस सिचुएशन को बेहतर एनालाइज कर पाते हैं कि अच्छा, उस बंदे ने कल जो मुझे गुस्से से देखा था या जो मेरी दरख्वास्त पे बात नहीं कर रहा था, कुछ भी उसको डिस्कस करने को तैयार नहीं था, तो उसका फैक्टर सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे ख़िलाफ़ है, उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो जब उसके साथ बैठ के आपने डिस्कस किया, कोई एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि नहीं, वो कल असल में अपने घर से लड़के आया हुआ था, फ़र्ज़ करें, इसलिए वो बात नहीं कर रहा था। तो ये जब डिफरेंट फैक्टर्स आपके सामने आते हैं, आपको समझ आती है कि लोगों के और भी मोटिव्स हो सकते हैं, लोगों की और भी मजबूरियाँ हो सकती हैं, तो फिर आप चाहे जाके करियर आपने कोई भी अपनाना हो, बिल्कुल उससे मुबर्रा, बिल्कुल ज़ाहिर है, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट तो हर करियर में करना है, चाहे आप होटल में हैं, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप किसी टेलीकॉम कंपनी में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। सो ये एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए हर सूरत में। इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है थिएटर के अंदर। आप अमेरिका भी गए और वहाँ पे मॉडर्न थिएटर में आपने वहाँ पे थिएटर, ख़ासतौर पे वहाँ के जो थिएटर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके साथ मिलकर काम किया। क्या थिएटर की जो अपनी असास है, जो यहाँ का, जो साउथ एशिया का जो थिएटर का कल्चर रहा है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के आने से कि जनाब पीछे वीडियोस चल रही हैं और ऊपर से कोई चीज़ जनाब नीचे आ रही है और वो टेक्नोलॉजी से कुछ होलोग्राम क्रिएट हो रहे हैं और सामने अदाकार काम कर रहे हैं? आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? वेल, एक तो ये कि मैंने खुद चूँकि पहले अपनी ज़िंदगी के जो इब्तदाई यानी थिएटर की ज़िंदगी के जो इब्तदाई 12-15 साल हैं वो स्ट्रीट थिएटर किया है। अच्छा, स्ट्रीट थिएटर में ये है कि एक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी बॉडी है, यही एक टूल है, इसके साथ ही आपने काम करना है। सो आपकी वॉइस है, आपकी ब्रीदिंग का आपका स्टेमिना है, आपकी लाइंस, आपके एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप स्ट्रीट थिएटर में मसलन गांव में कर रहे हैं, मैंने गांव में, सब्ज़ी मंडी में, पेट्रोल पंप पे, इस तरह की जगहों पे परफॉर्मेंसेस की हैं, तो वहाँ ना आप लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, ना आप साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं, कॉस्ट्यूम बदला जा सकता है, ना ही कॉस्ट्यूम बदला जा सकता है, बिल्कुल। तो हमें साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए मसलन हम टीम मिल के साउंड इफ़ेक्ट्स बाज़ दफ़ा क्रिएट करती थी। मसलन हमने बम ब्लास्ट का सीन गाँव में परफॉर्म किया, ठीक है, और उसमें साउंड इफेक्ट टीम ने खुद, हाँ, मुंह से, और प्लस हमारे साथ एक ढोल वाला होता था। तो वो, अब ये आप देखें कि कैसे कोऑर्डिनेट करते थे कि एक ही वक्त में साउंड इधर से भी आए और ढोल वाला भी, और ज़ाहिर है टीम में अगर 10 लोग हैं और साथ एक 11वां ढोल वाला है जो कि हमारी टीम का अदरवाइज हिस्सा नहीं होता है, तो इसको कोऑर्डिनेट करना ये भी एक काम है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी उस ज़माने की वो भी टेक्नोलॉजी ही थी वैसे, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहे हैं, तो मुझे ज़ाहिर है कि उसमें एक प्राइड आता है कि यार हम तो इन सारी चीज़ों के बगैर कर लेते हैं, भाई, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें आ गई हैं और ये ज़माने का, वक्त के साथ चलना चाहिए। तो ये चीज़ें आ गई हैं और ये उसको सहूलत के तौर पे तो ज़रूर लेनी चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ज़ोर इस बात पे दूंगा कि बहरहाल आपका कोर स्किल जो है एक्टिंग का, वो उसको बहुत पॉलिश करना वो ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपकी खामियों को बहुत छुपा नहीं सकती हैं। वो अगर कमज़ोरियां हैं तो वो फिर इसमें ज़्यादा नज़र आएंगी इतनी तेज़ लाइट में। एग्जैक्टली। आप जो कोचिंग देते हैं इस वक्त, जो आप थिएटर की एक्टिंग सिखाते हैं, ज़्यादातर मेरा ख्याल है लोग वो होते हैं जो कि जिन्होंने एज एन एक्टर अपना करियर परसू नहीं भी करना होता। किस तरह के, क्योंकि मुझे पता चला है 60-70 साल उम्र रसीदा अफराद भी आते हैं आपसे एक्टिंग सीखने, बच्चे भी हैं 5-5 साल के, तो ज़रा मुझे ज़रा स्पेक्ट्रम बताएं कि किस तरह के लोग एक्टिंग सीखने आते हैं।
एज का फैक्टर वाकई ये बहुत Wide वास्ट range है, है। बिल्कुल वाइड रेंज है। मैं 5 साल के बच्चे तो नहीं लेता, मैं आई एम नॉट गुड विद किड्स, मैं बच्चों के साथ अच्छा काम नहीं कर पाता। अच्छा। तो वो मेरी दोस्त हैं फ़िज़ा, आपके जी यहाँ फिजा आई थी बिल्कुल। फिजा हसन आ चुकी हैं हमारे बिल्कुल। शो में पहले भी। तो बिल्कुल वो अगर बच्चों के साथ डील करना हो तो वो फ़िज़ा करती हैं। वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो तस्वीरें मैंने भेजी थी, मैंने 42 इयर्स की एज में 9 साल के बच्चे का रोल किया था। अच्छा, उसकी तस्वीर है? उसकी तस्वीरें उसकी हैं। तस्वीर है। चले जी, जरा बात भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन कंट्रोल रूम आपके पास अगर सफीरुल्लाह की कुछ तस्वीर हैं इन एक्शन तो वो हमें दिखाइए जी। ये अच्छा, ये तो आप हैं। ये तो काफ़ी ये तो मुझे लग रहा है आपका जब PMC रिश्ता है। तय हुआ तो उस वक्त की तस्वीर है। बड़ा खूबसूरत जैकेट एक आपने फ्रेंच पहनी है। प्ले हम उर्दू में कर रहे थे। ये वो प्ले है जो हम अमेरिका लेके गए थे। ये पार्टीशन के बैकग्राउंड पे है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रोल मैं कर रहा हूँ ये आई रहमान साहब की स्टोरी थी। सो दिस इज़ आई रहमान इन हिज यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ओके ओके ओके। यूनिवर्सिटी के रहमान साहब हॉस्टल जी, में, हम ठीक है, हमारे पार्टीशन के बाद। उस्ताद, और उनसे हमने बहुत सीखा। ये मंटो के लेटर्स उस ज़माने में इतने मशहूर नहीं थे, तो कहीं से मेरे हाथ लगे। वो जो उनके अंकल सैम के नाम एक सीरीज़ है ना, जी जी जी, तो बिल्कुल। उसकी एक ड्रामेटिक रीडिंग हमने की थी। अच्छा, वाह, जबरदस्त। ये एक रिलीजियस हारमनी के हवाले से एक प्ले था। सो मलंग का एक रोल था। इसका टाइटल था धमाल नहीं रुक सकती। धमाल नहीं रुक सकती। अच्छा है, वाह। ये अगेन एक फ्रेंच प्ले। हम यूजुअली वर्ल्ड लिटरेचर से चीज़ें उठाते हैं जी, और जी। उनका उर्दू ट्रांसलेशंस करते हैं या यानी इंग्लिश में करते फ्रांसीसी अदब का कोई हैं। ये बिल्कुल कोई बहुत ही यादगार प्ले हो जो बिल्कुल ये फ्रांसीसी जबान में लिखा, उसका उर्दू तर्जुमा करके उसको पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए। ये एक और ऐसा ही प्ले है जो हिटलर के राइज़ के हवाले से था, फाशिज़म के राइज़ के हवाले से। तो ये हमने 2019 में किया था। आर्तुरो उई यूं काबिज़ हुआ, इसका नाम था। तो आर्तुरो उई एक्चुअली की कैरेक्टर था जो रिप्रेजेंट करता था हिटलर को। अच्छा, सिंबॉलिक प्ले था। सिंबॉलिक प्ले था, यस। ये उसी प्ले की और तस्वीरें हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 9 साल के बच्चे ये बने। है जी। अच्छा, ये 9 साल का बच्चा ये वो है। 9 साल के बच्चे का जो साथ उसकी अम्मी है। जी बिल्कुल। ओके। ये आइसक्रीम खाता रहता है पूरे प्ले में हर वक्त। ये इतना बड़ा डब्बा आइसक्रीम का इसने वेरी उठा गुड भाई, ये किरदार मुझे तुम देना नेक्स्ट टाइम। आइसक्रीम तो मुफ्त मिलेगी, है ना? रखा। खाली है डब्बा वैसे। खाली डब्बा नहीं, फिर खुद ही करो। ये उसी की एक और तस्वीर है। तो असल में बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होता है कि वालिदैन की एडिशनल ड्यूटी लग जाती है कि उन्होंने रिहर्सल पे लेके आना है। हाँ। फिर 2-2.5 घंटे वालिद साहब या वालदा क्या करेंगी, उन्हें वापस जाना होगा या दोबारा आना होगा लेने के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बच्चों को कास्ट करना बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। और रिहर्सल महीना चलती है, तो रोज़ाना बच्चे को लेके आना रिहर्सल में, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फिर ये मुझे खुद करना पड़ा था। बिल्कुल आखिरी वीक में डिसाइड हुआ था कि अच्छा मैं खुद कर रहा हूँ। बच्चा खुद बन रहा हूँ। बच्चा खुद बन रहा अच्छा, है। आप का जो प्रोफेशन है उसको आम अंदाज में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम करने वालों के साथ एक बात मंसूब की जाती है कि यार बस ये शौकिया जिंदगी भर काम करते रहोगे सफीरुल्लाह बेटे, ये मतलब पैसे वैसे तुम कुछ नहीं कमाओगे। तो आप डू यू थिंक कि इस तरह का काम करने के थिएटर या एज अ कल्चर एक्टिविस्ट, एज अ थिएटर एक्टिविस्ट, इज इट अ पेइंग करियर फॉर यू? मे बी नाउ इट इज। नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी उस नहीं तरह। है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। थिएटर आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं होता। इवन फिल्म इंडस्ट्री का भी आप 10 साल में 10-12 फिल्में बनना कोई बहुत इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, ये दुनिया का शौकिया 5वां ही 6वां बड़ा मुल्क है हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो और थिएटर का कल्चर भी नहीं है पाकिस्तान में। थिएटर हो भी तो बहुत लोग देखने जाते नहीं हैं। लोगों का ये जिस तरह दुनिया भर में है ना कि मसलन हमने अमेरिका में किया तो लोग देखने के लिए आते हैं। वो दे मेक इट अ पॉइंट कि अच्छा थिएटर हो रहा है तो हमने जाके देखना है। हमारे लिए तो ये सरप्राइज़ था कि हम एक पार्टीशन की स्टोरी लेके गए थे, यहाँ की स्टोरी लेके गए थे। तो एक हमें फियर था कि पता नहीं वहाँ के लोगों कोई का इंटरेस्ट है भी कि नहीं, इंटरेस्ट है कि क्योंकि नहीं, 1947 में क्या हुआ वो कहानी हाँ, हम क्यों देखें जाकर। सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ हुआ था, बिल्कुल 70-75 साल हो गए हमारा, लेकिन क्या लेना लोग देना। आए देखें। लेकिन हर परफॉर्मेंस हमारी जो है वो हाउसफुल हुआ करती थी। और कितनी परफॉर्मेंसेस आपने? हमने 13 परफॉर्मेंसेस की थी मुख्तलिफ इसकी। स्टेट्स, मुख्तलिफ शहरों में या? एक्चुअली 7 का प्लान लेके गए थे और वहाँ ये बढ़ती चली गई कि अच्छा आए हुए हैं तो यहाँ किसी और को पता चला, उन्होंने कहा हमारी तरफ भी करें, हमारी तरफ भी करें। तो हमने 4 डिफरेंट स्टेट्स में ये परफॉर्मेंसेस की थी और 7 से बढ़ के वो
13 पे चली गई तादाद वाह, उनकी। वेरी गुड। एक बल्कि इस तरह भी हुआ था कि पाकिस्तानी अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन की जो एसोसिएशंस हैं उनको पता चला, उन्होंने मिल के भी एक हमें होस्ट किया और एक चर्च में उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस रखवा दी, क्योंकि इमीडिएटली कोई जगह नहीं मिल रही थी वहाँ। अब ये देखें कि महीना 2 महीने पहले से सारे हॉल्स बुकड होते हैं, प्लेस बुक और टिकट्स उनके बिक चुके होते हैं। आप 2 महीने बाद जो प्ले होना है उसका टिकट आज आपको नहीं मिलेगा। वाह, अच्छा, मुझे तो ये बात बड़ी खूबसूरत लग रही है कि पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन और इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन ने मिलकर 1947 के बंटवारे के ऊपर पेश किया जाने वाला एक थिएटर प्ले एक चर्च के अंदर ऑर्गेनाइज किया। ये कितनी खूबसूरत, ये सिचुएशन कितनी मजेदार है। अच्छा सफीर, आप जैसा बता रहे थे कि अभी भी उस तरह से पेइंग नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जरा कि आप कंटेंट सेलेक्ट कैसे करते हैं। उर्दू अदब के एतबार से देखा जाए तो बहुत बड़ा यादगार काम पड़ा हुआ है जो कि आजकल के नौजवान का शायद उससे तारुफ नहीं है थिएटर की सूरत में। तो क्या हाउ डू यू सिलेक्ट योर कंटेंट के क्या दिखाना है या नया लिखते हैं? अच्छा, इस आपने एक और दुखती रग मेरी छेड़ दी है, ठीक है, कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है मेरी कि थिएटर और अदब आपस में बहुत डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अदीब लोग जो हैं वो थिएटर देखने नहीं आते और जो लोग थिएटर कर रहे हैं वो अदब पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, ओके। जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान के लिटरेचर में से कोई चीज़ें थिएटर में परफॉर्म होती कम ही नज़र आती हैं। हमारे जैसे जो शौकिया किस्म के ग्रुप हैं ना, जो प्रोफेशनली नहीं कर रहे, वो ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, हमने भी मसलन मैंने मंटो का एक स्टोरी आखिरी सल्यूट, वो जब हम परफॉर्म कर रहे थे, हमने तैयार की, तो उसके बाद मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि जो पिंडी इस्लामाबाद के अदीबों के ग्रोह हैं, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशन हैं, उनको ये इन्फॉर्म किया जाए कि ये प्ले हो रहा है। और मेरा ख्याल था कि मंटो का नाम भी है, हमें भी 4 लोग जानते हैं अदबी दुनिया में भी कि यार ये लोग किस तरह का थिएटर करते हैं, तो लोग आएंगे। अदीबों शायरों में से एक भी नहीं आया देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक डिस्कनेक्ट जो है इसको भी फिल करने की ज़रूरत है। सॉरी, आपने बात जी, मेरा सवाल ये था कि सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट कैसे, हाँ। तो अच्छा, हमारा जो की पॉइंट होता है सिलेक्शन का वो ये कि क्या आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके साथ उसकी कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। प्ले बेशक अभी हमने बेल्जियन प्लेस किए हैं, इससे पहले हमने फ्रेंच प्लेस काफ़ी सारे किए हैं, मुख्तलिफ और इस तरह की हम चीज़ें उठाते हैं। जैसे अभी मैंने वो आर्तुरो उई का जिक्र किया, तो ये एक फ़ाशिज़म पाकिस्तान में उसका एक राइज़ हो रहा था पिछले 4-5 साल में, पता नहीं अभी भी डिक्लाइन है कि नहीं है लेकिन ये एक सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई थी, तो उस पे हमें लगा कि ये बड़ा रेलेवेंट प्ले है, अगरचे वो हमारे यहाँ नहीं लिखा गया, कहीं और लिखा गया, कहीं और परफॉर्म हुआ और किसी और दौर में लिखा गया, तो उस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। ये एक की हमारा फैक्टर होता है। बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि अच्छा उसमें कैरेक्टर कितने हैं, वो डूएबल है कि नहीं है, अगर उसमें 50 कैरेक्टर्स हैं हम लोग नहीं मैनेज कर सकते, टाइम ड्यूरेशन उसकी कितनी है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी की बहुत रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सो कुछ तो ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होती हैं, लेकिन जनरली जो है वो ये कि वो रेलेवेंट है कि नहीं। आपका दिन का कितना हिस्सा इस काम में गुजरता है? सिखा रहे हैं, अदाकारी प्लान कर रहे हैं, फुल टाइम आप यही करते हैं? आजकल पिछले 4-5 साल से तो मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ। बिल्कुल, अदाकारी सिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी थिएटर के साथ। और प्लस जाहिर है ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज भी करना है, कौन उसमें आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, उसकी पब्लिसिटी, यस, मैनेजमेंट, बिल्कुल, कहाँ पे रिहर्सल हो रही है, फाइनेंशियल साइड, यस, अगर कोई हमारा डोनर है तो उसको जो रिपोर्टिंग होनी है, वो सारी चीज़ें, तो काम उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे होते हैं। क्या आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का कोई सुपरस्टार या एक सेकंड कैटेगरी का भी कोई आर्टिस्ट, कोई फनकार, म्यूजिशियन, सिंगर, उसका कॉन्सर्ट जाके किसी बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी को या किसी बहुत बड़ी कोई पेट्रोल की कंपनी को या किसी बहुत बड़ी कोई चाय की पत्ती की कंपनी को या किसी शैम्पू की कंपनी को एक कॉन्सर्ट जाके बेचना ज़्यादा आसान नहीं है? क्या आज भी आपको आपके रसाई इस तरह की बड़ी कॉर्पोरेट्स एज स्पॉन्सर्स मिलना मुश्किल है? जिस तरह का थिएटर हम करते हैं उसमें तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूजुअली कोई ना कोई इशू
जुड़ा हुआ होता है ना, और कॉरपोरेट सेक्टर का जो है कि वो एंटरटेनमेंट वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और वो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ बिल्कुल हल्का सा भी ना टच करें आप, उससे बिल्कुल वो दूर रहते हैं ना, प्योर एंटरटेनमेंट के एंगल से वो आते हैं। प्लस ये कि एक और जो उनका फैक्टर होता है किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करने का, कि कितने बड़े फनकार आ रहे हैं, उसमें नाम सेलिब्रिटीज़ हैं कि नहीं हैं। और आप तो नोबडीज के साथ काम करते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, आप उन्हें ग्रूम करते हैं और उनका बिल्कुल उनके साथ काम करते हैं। इस वजह से भी हमारे पास जो कॉर्पोरेट सेक्टर की स्पॉन्सरशिप्स हैं वो नहीं आती हैं। यानी चाय की पत्ती शैम्पू वाले के पास हाँ, कोई आपकी दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल हमें ये अच्छा, हमारे अपने कुछ ज़ाती रवैये भी हैं जिनमें मसलन हम थिएटर वाले में ना वीआईपी कल्चर को बहुत डिस्करेज करते हैं। सो हम फ़िज़ा हैं या मैं, हम दोनों लीड कर रहे होते हैं ग्रुप को, और हम खुद भी बर्तन भी धो रहे होंगे, हम हर तरह का काम कर रहे होंगे। अच्छा, ये फिर जब परफॉर्मेंस की तरफ और इवेंट की तरफ जाता है ना, तो वहाँ भी ये होता है। सो मैं ज़ाती तौर पे कोई फ्रंट रो नहीं होती, हाँ, कोई फ्रंट रो नहीं होती। सो हमें फ़ोन्स आए किसी सरकारी महकमे के डीजी के ज़ाहिर है किसी पीए का या किसी का आएगा ना, या इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर का बाज़ दफ़ा, तो वो कहते हैं एमडी साहब आना चाह रहे हैं, जी आए, पिछली रो में भी जगह मिलेगी तो हाँ, वो कहते हैं जी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको कौन रिसीव करने आएगा। हम उनको फ़ोन पे यही जवाब देते हैं कि जैसे बाकी सारे इंसान आएंगे और बैठेंगे, उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी उतनी ही आपको भी मिलेगी, और अगर सीटें पूरी होगी तो ज़मीन पे भी बैठना पड़ेगा। बिल्कुल आपको वक्त पे मतलब। अच्छा, अब थिएटर का अपना एक इस तरह का जो सीरियस थिएटर है ना, जो कमर्शियल थिएटर है उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, आप कहीं से भी देखना शुरू कर दें और आप किसी भी पॉइंट पे छोड़ दें तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कनेक्ट कर रही हो उसको ना। यहाँ पे एक स्टोरी लेकर, हाँ, शुरू से अगर आपने 15 मिनट्स मिस कर दिए हैं शुरू में तो भी बात नहीं बनेगी, और आप बीच में उठना, मैं ज़ाती तौर पे आई टेक प्राइड इन दिस के मेरे प्ले में से बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होगा कोई उठ के जाए, कि कोई बीच में से उठ के जाए। मैं ज़ाती तौर पे एक बंदा मुझे याद, अच्छा ये चूँकि मेरा अब ध्यान होता है कि हाँ ना, तो मैंने एक दफ़ा एक बंदे को देखा है कि जो बीच में से उठ के गया है खासा मशहूर आदमी, यार वैसे उसे वॉशरूम जाना होगा। नहीं सफीरुल्लाह, वो मैंने देखा, मेरा टॉयलेट भी जा सकता है, मैंने नज़र रखी होती है ना, मुझे पता है कि कौन टॉयलेट गया और वापस आ गया और कौन नहीं वापस आया। ठीक है सफीरुल्लाह, बहुत वक्त की कमी है और कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि लाइव शो में हमें पता है फिक्स जगह पे हमने गुड बाय कहना होता है। थैंक यू वेरी मच, हमेशा तुमसे मिलकर और तुम्हारा काम देख के बहुत खुशी हुई, और मेरी ऑफर बड़े अरसे से सफीरुल्लाह के पास है कि कोई ऐसा किरदार हुआ जिसमें मैं एक्टिंग कर सकूं सफीरुल्लाह के साथ, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। आई विल बी वेरी हैप्पी कि तुम मुझे सिखाओ थिएटर। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। खुश रहे, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज।